आज हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, विज्ञान और शिक्षा प्रणाली के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्राचीन भारत में किस प्रकार की स्थापत्य कला थी और शिक्षा प्रणाली, विज्ञान शिक्षा प्रणाली के अबाउट पहले जमाने में किस प्रकार का था, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो पहले हम स्थापत्य कला की बात करते हैं। इसमें 25 प्रश्न 15 प्रश्न है स्थापत्य कला के और 15 शिक्षा और प्रणाली से, और इसके अलावा विज्ञान और शिक्षा प्रणाली से है। तो सारे प्रश्न आप देखते रहिए। शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। तो ये है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वो है कुमारगुप्त। ये एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो वो है गुप्त काल की। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की है, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं गुप्त काल। इसके बाद एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है तीनों धर्म से, वो हिंदू और बौद्ध, जैन, सभी धर्मों, ये तीनों धर्मों से संबंधित है। वहाँ पे बहुत 22 गुफाएं है और वहाँ पे सभी गुफाएं मतलब कई 16-17 जो बौद्ध की गुफाएं हैं और सभी धर्म की गुफाएं हैं, अलग अलग गुफाएं। इसके बाद सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वो है अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था, जो काफी फेमस है। अगर आप लोग बीपीएससी या फिर यूपीएससी का परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मेंस में। तो इसका भी ये सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है ओडिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है। इसके बाद खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? तो वो है चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लवों ने बनवाए थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों ने करवाया था। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो है बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, जिसे ध्वस्त करा दिया मोहम्मद खिलजी ने। इसके बाद बोधगया का महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म। महाबोधि नाम से ये क्लियर है, महाबोधि बिहार में ही है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कृष्णा नदी। अमरावती स्तूप कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ये साउथ इंडिया में है। इसके बाद एलोरा की कैलाश मंदिर किसने बनवाया? एलोरा की कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एलोरा की कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में कितनी मंजिलें थी? तो वो है 7। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मंजिला थी, 7 मंजिला। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मंजिला थी। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मंजिला थी। इसके बाद सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद एलोरा गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं हैं। सॉरी, ये मैं बता दूं कि एलोरा की गुफाओं में कुल 34 गुफाएं शामिल हैं। इसके बाद खजुराहो मंदिर किस शैली में बने हैं? तो वो है नागर शैली। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? तो वो है नागर शैली। खजुराहो का मंदिर नागर शैली में बना है। उसके बाद महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शैली के उदाहरण है? तो वो है द्रविड़ शैली में बने हुए महाबलीपुरम के रथ मंदिर द्रविड़ शैली के उदाहरण है। इसके बाद कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है सूर्य। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है सूर्य। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में नष्ट हुआ? तो वो है 12वीं सदी। 12वीं सदी में मोहम्मद खिलजी ने के सेनापति बख्तियार खिलजी नष्ट करवा दिया था इसको। इसके बाद है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह है धर्मपाल। इसके बाद एलोरा गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो वो है 5वीं से 10वीं सदी में। 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में एलोरा गुफाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें 34 गुफा है तो सबका निर्माण अलग अलग राजाओं ने करवाया था। अशोक भी करवाया था और उसके बेटा पोता ने भी। अशोक के काल में मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही हुआ था एलोरा मंदिरों का निर्माण। इसके बाद हम लोग विज्ञान और तकनीकी से संबंधित एक प्रश्न का करते हैं। तो इसमें 21वें प्रश्न से शुरू है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो वो है शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो वो आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो वो है आर्यभट्ट। इसके बाद आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो वो है आर्यभट्टीय। संस्कृत में इसका आर्यभट्टियम है और आर्यभट्टीय कहा जाता है। इसके बाद प्राचीन भारत में चिकित्सा के 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारत में चिकित्सा के 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो वह चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसके बाद सुश्रुत को किस क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है? तो वो है शल्य चिकित्सक। वो डॉक्टर था, एक तरह से कह सकते हैं। वो शरीर विज्ञान में एक्सपर्ट थे। वो शल्य मतलब होता है शरीर चिकित्सक। इसके बाद पंच सिद्धांतिका किस विषय पर आधारित है? तो वो है खगोल शास्त्र। पंच सिद्धांतिका खगोल शास्त्र पर आधारित है, मतलब ग्रहों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके बाद लीलावती ग्रंथ किसने लिखा था? लीलावती ग्रंथ भास्कराचार्य ने लिखा था। इसके बाद प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में ग्रहों की गति का वर्णन है? तो वो है पंच सिद्धांतिका।
पंच सिद्धांतिका में ग्रहों की गति का वर्णन है। ये पंच सिद्धांतिका ग्रहों की स्टडी ही ग्रहों के बारे में ही बताता है। इसके बाद चरक संहिता किस विषय पर आधारित है, तो वो है चिकित्सा, इलाज के बारे में बताता है। ये चरक एक डॉक्टर ऋषि थे और जो इलाज करते थे, वैद्य कह सकते हैं। इसके बाद वराह मिहिर किस विषय के विशेषज्ञ थे, तो वह है खगोल शास्त्र। वराह मिहिर खगोल शास्त्र थे। ये स्पेस मतलब आकाश में ग्रहों के बारे में अध्ययन कराते थे। इसके बाद प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में सर्जरी का वर्णन है, तो वह है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में ही सर्जरी का और प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना होगा, ये सबसे पहले सुश्रुत ऋषि ने ही किया था। इसके बाद प्राचीन भारत में किसने पृथ्वी को गोल बताया था, तो वो है आर्यभट्ट ने पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताया है। इसके बाद प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में बीज गणित का उल्लेख है, तो वो है लीलावती। बीज गणित यानी कि मैथमेटिक्स को लीलावती ग्रंथ में लिखा गया है। इसके बाद भास्कराचार्य ने किस विषय पर कार्य किया था, भास्कराचार्य सभी खगोल शास्त्र, बीजगणित, त्रिकोणमिति ये सभी सब्जेक्ट के जानकार थे। भास्कराचार्य जो है सभी सब्जेक्ट के जानकार थे। इसके बाद प्राचीन भारत में जल घड़ी का प्रयोग किसने किया था, जल घड़ी का प्रयोग वराह मिहिर ने किया था। वराह मिहिर पानी और छाया के हिसाब से वो टाइम बताते थे। वो मतलब ग्रहों के अध्ययन करते थे, तो वो जल में टाइम देखता था वो। इसके बाद प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में चिकित्सा के उपकरणों का वर्णन मिलता है, तो वह है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में क्या कहते हैं, चिकित्सा से संबंधित उपकरणों के बारे में पता चलता है। इसके बाद शिक्षा प्रणाली से प्राचीन समय में कैसी शिक्षा प्रणाली थी, इसके विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था, तो वो है मौर्य काल। इवन चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने, उसको चाणक्य ले गया था पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे ये चल रहा था, विश्व फेमस था ये, वर्ल्ड वाइड। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी, तो वो है पाली भाषा में। उस टाइम की आपने सुना होगा कि गौतम बुद्ध भी सबसे ज्यादा जो अपना उपदेश दिया है पाली भाषा ही है। उस वक्त टाइम पे सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पाली थी। इसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वो है नैतिक विकास। शिक्षा का प्रमुख जो उद्देश्य था वो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन मैनेज करना था, अपने चरित्र का निर्माण करना था। इसके बाद गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो वो है गुरु के आश्रम में 25 साल तक पहले के टाइम में गुरु के पास रहना होता था आश्रम में। इसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा किस वर्ग के लिए उपलब्ध थी, तो वो है सभी वर्ग के लिए शिक्षा उपलब्ध था। कोई भी व्यक्ति, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को ही ले लीजिए, वो बहुत ही गरीब था, मतलब उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, चाणक्य उसको लेके गया था। और उसी गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था, घनानंद और क्या बोलते हैं, कई आसपास के राजा का बेटा सभी उसी में पढ़ता था, तक्षशिला में। इसका तक्षशिला विश्वविद्यालय किस आधुनिक देश में स्थित है, तो वह पाकिस्तान में। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में कितने छात्र एक साथ पढ़ते थे, तो वो है 10,000 छात्र पढ़ते थे। इसमें स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था थी, राजा महाराजा ने इसको चलाते, पैसा देते थे और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का भी योगदान था। इसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वो है मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। प्राचीन भारत में गुरुकुल में गुरुजी मौखिक रूप से बोलकर पढ़ाते थे। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार का क्या महत्व था, तो वो है शिक्षा का शुरुआत। उपनयन संस्कार जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें से उपनयन संस्कार एक संस्कार है जिसमें शिक्षा का शुरुआत किया जाता था। उस टाइम पे यह संस्कार दिया जाता था। इसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा का नियंत्रण किसके हाथ में था, तो वो है गुरु के हाथ में। गुरुकुल में गुरु के हाथ में होता था शिक्षा का नियंत्रण। वहीं बच्चे को 25 साल तक रखकर शिक्षा दिया जाता था। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में वेदों का क्या स्थान था, तो वो है पाठ्यक्रम का हिस्सा। मतलब ये पढ़ाई के टाइम पे वो एक सब्जेक्ट था, वेद सब्जेक्ट के एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था पहले टाइम पे। इसके बाद प्राचीन भारत में शिक्षा के 4 आश्रम कौन से थे, तो वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ, उसके बाद 50 से 75 तक वानप्रस्थ, उसके बाद 75 साल के बाद संन्यास धारण कर ले सकते हैं। पहले मतलब अब दुनिया से हटो, अब भगवान का नाम लेना है बस। उसके बाद शिक्षा प्रणाली में शिष्य का क्या कर्तव्य था, तो वो है गुरु की सेवा करना। और इवन भिक्षा मांगकर पहले जो भी लाता था और चंदा इकट्ठा करता था, पहले प्रक्रिया वो साला खाना पकाना, गुरु की सेवा करना और पढ़ाई करना गुरुकुल में रहकर ही। इसके बाद शिक्षा प्रणाली में गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ था, तो वो है गुरु को दिया गया उपहार। उस टाइम पे कोई मंथली फीस ऐसा नहीं लिया जाता था, बस एक टाइम राजा लोग की मदद से राजा लोग पैसा देता था गुरुकुल को चलाने के लिए, या फिर भीख मांग के लाया जाता था। और लास्ट में जब स्टूडेंट उसमें से निकलता था 25 साल के बाद, तो स्टूडेंट जब कोई राजा बन गया, क्योंकि राजा का बेटा ही अक्सर होता था, इसके बाद अगर वो अमीर है, कोई काम किया कोई, तो वो अपने मन से गुरु जी को अपने दक्षिणा देता था, गुरु दक्षिणा, वो उपहार के रूप में कुछ देता था। इसके बाद
प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो वो है नालंदा। प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा था। ये यहीं पे मतलब 10,000 बच्चों से ज़्यादा पढ़ता था नालंदा। ये बिहार में है। और तक्षशिला पाकिस्तान में है। विक्रमशिला भी यहाँ भारत में ही है, बिहार में। तो ये हमारा आज मतलब हिस्ट्री का ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। और इसी तरह हम लोग चैप्टर वाइज 50-50 क्वेश्चन का सेट तैयार कर रहे हैं। और इस तरह हमारा लगभग चैप्टर आधा चैप्टर खत्म हो चुका है और आने वाले भी चैप्टर्स भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए और अपने सब्जेक्ट को और मजबूत बनाइए। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ये सारे वीडियो हम प्लेलिस्ट में ऐड करके रख देते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।